आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, कल की वीडियो में हमने पॉइंटर स्टार्ट किए थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पॉइंटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, पॉइंटर क्या होते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफ़ाइन कैसे करते हैं, प्रोग्राम के अंदर यूज़ कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि डी रेफरेंसिंग से क्या मुराद है। फिर हमने देखा कि पॉइंटर वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल इन दोनों में क्या फ़र्क है। आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे पॉइंटर्स को देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो हम ये देखेंगे कि पॉइंटर्स को मेमोरी के अंदर कैसे एलोकेशन होती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंटर वेरिएबल का साइज़ कैसे चेक करते हैं और कैसे स्टोर होता है। और इसी तरह सिंपल वेरिएबल का जो साइज़ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे पासिंग पॉइंटर वेरिएबल्स टू फंक्शंस। ठीक है जी, फंक्शंस को अगर हम पॉइंटर वेरिएबल, पहले हमने फंक्शंस के अंदर सिंपल बाई वैल्यू और बाई रेफरेंस जो पैरामीटर्स है वो पास किए थे। अगर हमने पॉइंटर वेरिएबल पास करना हो तो वो कैसे करेंगे। नल पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि इनके ऊपर अगर ये वाले ऑपरेशन करें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस माइनस करें तो कैसे करेंगे। और उसके बाद पॉइंटर और अरेज, इन दोनों में क्या मतलब रिलेशनशिप है और इन दोनों को कैसे हम एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप ये इस चैनल पे चले जाएं, एच टेक IT एजुकेशन पे। इसमें ये पिछली सारी 21 पार्ट्स C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के आ चुके हैं। अगर आपने कुछ देखे हुए हैं और कुछ नहीं देखे तो वो देख लें। अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो आप ट्यूटोरियल 1 से प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में जाके C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, यहाँ से ये इसको एक्सेस कर लें और इसको देख लें। और साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम देखेंगे कि पॉइंटर्स की मेमोरी के अंदर कैसे एलोकेशन होती है। इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा एक स्लाइड के ऊपर, और स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं कि C++ के अंदर जो मेमोरी है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है और उसकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो किस तरह से होती है। अच्छा जी, इसमें आप ये देखें कि ये हमारे पास जो राइट साइड पे है, ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर यूँ समझें कि मेमोरी शो हो रही है। ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये सारी आपको जो है वो क्या शो कर रही है, मेमोरी शो कर रही है कंप्यूटर के अंदर। अच्छा जी, हमने कल ये देखा था और पहले भी आपको बताया था कि जब भी हमारा प्रोग्राम लोड होता है तो होता क्या है कि मेमोरी के अंदर जाके जितनी वेरिएबल्स हैं या जितने फंक्शंस हैं वो सारे के सारे लोड होने होते हैं और मेमोरी के अंदर जाके क्रिएट होने होते हैं। अब इसमें से अगर आप ये मेमोरी देखें तो यूँ समझ लें कि इनमें से हर एक जो आपके पास सेल है वो एक बाइट को शो कर रहा है। और बाइट का मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब ये है कि इसके अंदर 8 बिट्स होंगे। तो इस तरह से इनमें से हर एक बाइट का अपना एक एड्रेस होगा। ठीक है जी, अब ये एक बाइट है, ये एक बाइट है, ठीक है, और इस एंड सो ऑन, ये सारे ऊपर सारे आपके पास मेमोरी के अंदर यूँ कह लें कि बाइट से हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं C++ प्रोग्राम के अंदर आऊँ तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले नंबर पे अगर मैं ये वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंटीजर टाइप की और उसका नाम रखता हूँ मैं P1 और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20, तो मेमोरी के अंदर इसका क्या इफेक्ट होता है ये देखें। ये जो आपके पास ये एरो आपको यहाँ पे लेके जा रहा है, देखें वो क्या करता है कि ये जो 20 वैल्यू है, सबसे पहले तो वो एक वेरिएबल क्रिएट करेगा कंपाइलर। वो देखेगा कि आपकी मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स चाहिए। चूँकि इंटीजर वेरिएबल जो है वो 4 बाइट्स लेती है। अभी हम ये प्रोग्राम के अंदर जाके उसका साइज़ चेक भी करेंगे कि इंटीजर वेरिएबल कितने बाइट लेती है। वो 4 बाइट लेती है। तो यूँ समझें कि ये वाले जो 4 बाइट्स हैं, ये 4 बाइट्स आपके पास इस वेरिएबल के लिए रिज़र्व हो गए। ये वेरिएबल P1 के लिए रिज़र्व हो गए। अच्छा, अब इसका ख़ास, इस वेरिएबल का ख़ास एड्रेस होगा और सपोज़ हम ये कहते हैं कि ये इस एड्रेस के ऊपर ये स्टार्ट हो रहा है।
अच्छा, अब जब हम इसको वैल्यू, ये तो हो गई पहले डेक्लेरेशन और डेफिनेशन। ज़ाहिर है जब डेक्लेरेशन डेफिनेशन होगी तो मेमोरी के अंदर जाके ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगी, दूसरे लफ्ज़ों में कंटेनर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये हम अगर आप रिकॉल करें तो जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे या ये वेरिएबल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था। अब जब हमने वैल्यू असाइन की तो मेमोरी के अंदर ये देखें ये वैल्यू जाके यहाँ पे असाइन हो गई मेमोरी के अंदर, ठीक है जी। और जब भी हम ये P1 को रिकॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस पे जाके इसकी जो वैल्यू होगी वो शो कर देगा। तो इस तरह से ये मेमोरी के अंदर ये एलोकेट होती है हर वेरिएबल को। इसी तरह एक और वेरिएबल जो मैंने क्रिएट की है इंट P2 60 असाइन किया है, तो उससे क्या होएगा, उससे ये होएगा कि ये वेरिएबल नंबर 2 क्रिएट होगी और इसको वैल्यू जो असाइन होगी वो 60 होगी। और इसका ख़ास इन चार ये जो आपके पास 4 बाइट्स हैं, इनमें से जो है वो ज़ाहिर है जो स्टार्टिंग आपके पास बाइट होता है उसका एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस के ऊपर जाके ये स्टार्ट हो जाएगी। और कंप्यूटर को पता है कि ये 4, चूँकि ये जो वेरिएबल 4 बाइट्स की है तो यहाँ से स्टार्टिंग एड्रेस है और उसके बाद ये इसके 4 यहाँ पे जो आपके पास बाइट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये एक और वेरिएबल है फ्लोट वेरिएबल। तो इसको ये 2 वेरिएबल क्रिएट होने के बाद फिर वेरिएबल नंबर जो आपकी P3 है जो कि फ्लोट वेरिएबल है, उसको ये जो वैल्यू 60 पॉइंट ये जाके यहाँ पे मेमोरी के अंदर असाइन हो जाएगी। और ये भी एक इसी तरह इस वेरिएबल का एक ख़ास एड्रेस होगा। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है पॉइंटर्स के हवाले से वो ये है कि जब मैंने ये पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट की तो उसने क्या किया कि उसने ये किया कि जाके इन ऊपर वाली जो वेरिएबल्स थी, इसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले ये थोड़ा सा आपको ऊपर रिकॉल कर दूँ। ऊपर वाली जो वेरिएबल्स हैं इनमें से वैल्यू जो है ये देखें जो उसको वैल्यू में असाइन करें वो स्टोर हो रही है, यानी कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि वैसे तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इस वक्त जब हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये 20 है ना, 20 कांस्टेंट है ज़ाहिर है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये इसको कांस्टेंट वैल्यू एक यहाँ पे असाइन हो गई, 60 भी हो गई, ये भी हो गई। अच्छा, अब जो पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल के हमने बारे में ये कहा था कि ये एक ऐसी वेरिएबल होती है जो वैल्यू स्टोर नहीं करती बल्कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करती है। तो भाई जब ये वाली वेरिएबल क्रिएट होगी, ये देखें ये जो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हुई है इसके अपना एक साइज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में ये 8 बाइट्स लेगी। आगे प्रोग्राम में चल के ना ये सारी कैलकुलेशन करते हैं और चेक करते हैं कि कितना साइज़ कौन सी वेरिएबल लेती है। अच्छा, ये वेरिएबल क्रिएट होगी। अब इसके अंदर जो वैल्यू वाली जगह पे है ना वो एड्रेस होगा। अब मैंने चूँकि यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट के अंदर क्या किया है कि P1 का एड्रेस स्टोर कर दिया है PTR के अंदर, तो P1 का एड्रेस देखें ये पड़ा हुआ है, तो ये वाला जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि जो पॉइंटर वेरिएबल हम बार बार कह रहे थे कि एक ऐसी वेरिएबल जो किसी दूसरी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करती है, तो वो इस तरीके से एड्रेस स्टोर करती है। अच्छा, इसके हमने कल ना आपको मैंने बताया था कि इसमें अगर आप सी आउट के थ्रू अगर PTR डायरेक्ट कॉल करेंगे तो क्या होता है, ये उसका आपको एड्रेस बताएगा। अगर ये करेंगे तो उस एड्रेस पे, यानी कि अब ये क्या करेगा, जब मैं ये वाला कॉल करूँगा तो पहले ये एड्रेस चेक करेगा, इस एड्रेस के थ्रू फिर ये वापस इस एड्रेस पे आएगा और यहाँ पे जब चेक करेगा जो वैल्यू की डिस्प्ले कर देगा, ठीक है जी। और अगर मैं आपके पास ये एंड PTR शो करूं तो ये एक नई चीज़ आ गई है। ये जनाब ये जो वेरिएबल PTR मैंने क्रिएट की थी ये भी तो ज़ाहिर है किसी ख़ास एड्रेस पे क्रिएट होगी ना, तो ये वाला जो है ये इसको शो करेगा। तो चलिए हम प्रोग्राम में चलते हैं और वहाँ पे चल के हम ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें कि सबसे पहले नंबर पे हम ये चेक कर लेते हैं कि
यहाँ पे इस वक्त जी हम आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और जो अभी मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंगली अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिकली शो करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे हम देख रहे हैं कि साइज़ ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स कैसे हम शो करेंगे, या आम वेरिएबल जो हैं उसको कैसे शो करेंगे। अब ये देखें कि मैं जी प्रोग्राम रन करता हूँ और वही जो मैंने प्रोग्राम अभी आपको इस स्लाइड के ऊपर शो किया वो एज इट इज़ प्रोग्राम यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है वक्त बचाने के लिए। तो उसको अब हम रन कर लेते हैं और रन करने के बाद एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि अच्छा जी इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। कुछ आगे स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम आगे चल के हम चेक करेंगे। कंट्रोल एस और ये चला लेते हैं जो प्रोग्राम को। अच्छा जी अब इसके अंदर जी ये एक वेरिएबल असाइन होगी जी, वेरिएबल क्रिएट हो गई है और उसको वैल्यू 20 असाइन हो गई है, इसको 60, ये वही जो हमने अभी स्लाइड के अंदर शो की। अच्छा अब ये देखें, सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि इंटीजर कितना साइज़, इंटीजर टाइप की अगर कोई वेरिएबल होगी तो वो कितना साइज़ लेगी। देखें जी नीचे ये प्रिंट होके आ गया आपके पास, ये 4 बाइट्स लेगी। 4 का मतलब है 4 बाइट्स इंटीजर। अब फ्लोट का चेक करते हैं, फ्लोट भी 4 बाइट लेगी। अच्छा अगर अब मेरे पास इंटीजर टाइप की एक पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि एक ऐसी पॉइंटर वेरिएबल जो इंटीजर को पॉइंट कर रही है, तो वो कितना लेगी जी, वो जी 8 आपके पास बाइट लेगी। यानी कि अब पिछली स्लाइड्स के अंदर जो हमने देखा था कि वो जो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट होती है वो कितना लेती है, वो 8 बाइट्स लेती है। अच्छा अब मैं ये करता हूँ कि अब ये तो अभी हमने सिर्फ इसका साइज़ चेक किया है, साइज़ से आपको पता चल गया कि इंटीजर जो है 4 बाइट, फ्लोट जो है वो भी 4 बाइट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली थी वो पॉइंटर वेरिएबल के हवाले से बताना था कि अगर पॉइंटर वेरिएबल कोई क्रिएट करेंगे तो वो अगर वो ज़ाहिर है जो जिस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा ये उस हिसाब से आएगा साइज़ इसका, या फर्दर अपना चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें मैं यहाँ पे एक तो एड्रेस चेक कर लेंगे P1 का, P2, P3 का। उसके बाद मैं आगे ये करता हूँ कि एक पॉइंटर वेरिएबल लेता हूँ, उसको ये असाइन करता हूँ, ये भी हमने अभी शो किया था। ठीक है जी। हम कंट्रोल एस करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा जी ये अभी हम चेक कर चुके हैं 4 बाइट्स 8 बाइट्स। अच्छा अब मैं चेक करता हूँ कि इसका क्या एड्रेस है जी, ये इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है 410, ये हेक्साडेसिमल। अच्छा ये जो एड्रेस है इसमें जो शुरू में 0x है ना, ये डिनोट कर रहा है, नोटेशन है हेक्साडेसिमल की, यानी कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो एक्चुअल जो एड्रेस है ये 4107 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। अच्छा P2 का चेक करते हैं। P2 का है जी ये वाला नीचे वाला आ गया। P3 का चेक करते हैं, P3 का ये आ गया। अब 3 वेरिएबल्स आ गई, उनका एड्रेस हमने ऊपर डिस्प्ले कर लिया, P1 का, P2 का, P3 का। अब मैं ये करता हूँ कि एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो पॉइंट कर रही है एंड को, तो P1 का एड्रेस इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ। अब अगर मैं PTR को शो करता हूँ तो PTR का मतलब ये है कि जो P1 का एड्रेस था ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं, ये ऊपर वाला जो है 410755F6BC ये प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल वही प्रिंट हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है ये वही है। अच्छा अब अगर मैं ये स्टैरिक लगा दूं, स्टैरिक से क्या होगा, स्टैरिक से वो वैल्यू शो करेगा उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस है, उस वेरिएबल की लोकेशन पे जाके चेक करो कि क्या वैल्यू है, वो वैल्यू 20 है मेरे ख्याल में। अब जो स्लाइड के ऊपर मैंने सारा एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर के थ्रू मैंने अब इस ptr जो है इसका एड्रेस शो किया, तो इसका अपना जो वेरिएबल का एड्रेस है वो ये वाला है, और ज़ाहिर है जिस एड्रेस पे ये क्रिएट होगी तो फर्दर ये 8 बाइट्स लेगी ये पॉइंटर वेरिएबल इस हवाले से। अच्छा जी, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कि फंक्शंस को अगर हमने पॉइंटर वेरिएबल्स पास करनी है तो वो कैसे करनी है। क्विकली मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो है सिंपल वैल्यू पास करना। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है जी स्वैप का, वो क्या करता है 2 वेरिएबल को स्वैप करता है। और अब मैं इस फंक्शन को यूज़ करते हुए आगे चलते हैं और हम देखते हैं ये वाला हम अब कमेंट कर लेते हैं क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं और इसको हम देख चुके हैं। ठीक है जी, इसके बारे में से अब मैं ये वाला अनकमेंट कर रहा हूँ और इसको हम चेक करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन कॉल करता हूँ स्वैप एक्स वाई, और वो फंक्शन कौन सा, ये वाला है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, और बताने क्या जा रहा हूँ वो अभी आपको मैं बताता हूँ। ये प्रोग्राम रन कर लेता हूँ, यहाँ पे डिबगर लगा लेता हूँ। अच्छा जी, इसमें प्रॉब्लम आ गया, कैंसिल करते हैं, दोबारा चलाते हैं। ये बात इशू आ जाता है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा चलाएंगे तो प्रोग्राम आमतौर पे ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ एक दफ़ा क्लोज़ करके चलाएंगे तो ये देखें ये ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट कर ली, एक को वैल्यू 10 असाइन और एक को 20। अब स्वैप एक फंक्शन है उसमें चलते हैं। ये देखें एक सिंपल फंक्शन है, इसमें ये बाई वैल्यू, आपको पता है कि बाई वैल्यू फंक्शन के अंदर वैल्यू बाई वैल्यू कैसे पास करते हैं। वो जो वैल्यू थी आपके पास कॉल करते हुए एक्स की और वाई की, वो इसके अंदर अब बाई वैल्यू यानी कि असाइन हो चुकी है। मैंने यहाँ पे स्वैप किया, ए को मैं चाहता हूँ कि बी की वैल्यू असाइन हो जाए, उसके लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करूँगा। अब ये देखें ए को 20 असाइन हो गया और बी को यहाँ पे 10 असाइन हो गया। ठीक है जी, ये असाइन हो चुका है। अच्छा, अब मैं जब यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि एक्स नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल वही। उसकी रीज़न ये है कि ये जो वेरिएबल थी मैंने ये बाई वैल्यू पास किए हैं। बाई वैल्यू में क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल नहीं पास होती, इसकी जस्ट वैल्यू कॉपी हो जाएगी इस ए के अंदर और बी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये यूज़ होंगी, और ये इसका स्कोप जो है यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, इसको अब मैं कर लेता हूँ, कमिट कर लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ बाई रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, बाई रेफरेंस वाला एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, वो कॉल करता हूँ और इसको अब मैं रन करके चेक करता हूँ और देखते हैं कि अब क्या होता है। अच्छा जी, ये फंक्शन अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाई रेफरेंस, अब इसके अंदर मैंने ये देखें, ये बाई रेफरेंस आपने देखा था कि बाई रेफरेंस में एंड साइन यूज़ करते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गई है जो बाई रेफरेंस, जिसको हम बाई रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है, ए के अंदर 10 और बी के अंदर जो है 20 आ चुकी है। अब स्वैप मैं करता हूँ। ठीक है, ए के अंदर वो पिछले में भी हुआ था, ये नीचे वाला जो फंक्शन हमने अभी यूज़ किया था उसमें भी हुआ था।
इसमें अब चेक करते हैं, इसमें यहाँ पे तो स्वैप हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं और चेक करते हैं जी, अब यहाँ पे भी हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है। यानी कि अब ये जो स्वैप है इसका मतलब ये हुआ कि बाई रेफरेंस के अंदर उस ओरिजिनल जो वेरिएबल है बेसिकली उसके ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वैल्यू अब कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर भी चेंज हो गया और जिस प्रोग्राम के अंदर कॉल किया गया था उसके अंदर भी ये चेंज हो गया हुआ है। तो ये दो फंक्शन हमने देख लिए, बाई रेफरेंस वाला और स्वैप वाला। ये बाई वैल्यू था, ये वाला जो फंक्शन था ये इसमें जो पैरामीटर पास हुए हैं बाई वैल्यू पास हुए हैं और इसमें जो है बाई रेफरेंस पास हुए हैं। अब एक और फंक्शन मैंने बनाया हुआ है वो है बाई पॉइंटर। देखें इसमें अब बाई पॉइंटर हम वैल्यू यानी कि ये जो ऊपर था एंड साइन लगाया था तो बाई रेफरेंस बन गया था, और ये जो डिक्लेयर करेंगे ये पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगी और फिर हम पॉइंटर के थ्रू उसको अंदर एक्सेस करेंगे। तो इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। अब हम जाते हैं जी बाई पॉइंटर के ऊपर और इस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं। इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा रन करते हैं। अब हम चेक करते हैं इससे क्या इफ़ेक्ट आता है। अच्छा जी, लें जी, अब ये देखें कि बाई स्वैप बाई रेफरेंस वाला उसमें से वेरिएबल के नाम दिए थे, उसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगाया था। लेकिन इसमें जो है आपको पता है कि जब पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल को जब कोई एड्रेस साइन किया जाता है तो फिर एंड साइन के थ्रू उस पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो ये देखें चीज़ें किस तरह से क्लियर होती जा रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जी ये पॉइंटर वेरिएबल ए और बी, इसकी वैल्यू एक्सेस करूँगा तो स्टैरिक ए लगाऊंगा तो इसमें टेम्प के अंदर अब 10 स्टोर हो गया। अब मैंने फिर अब चूंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पे आम वेरिएबल नहीं है, ये स्पेशल वेरिएबल जिसको पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं वो वाली वेरिएबल है। तो उसको एक्सेस उसकी वैल्यू को एक्सेस करूँगा तो स्टैरिक, बी की वैल्यू को एक्सेस करूँगा तो स्टैरिक। तो इस तरह से ये ए में असाइन हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद बी को जो वैल्यू है वो आपके पास टेम्प की असाइन हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वैल्यू स्वैप हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे भी ये स्वैप हो गई है और उसके ये देखें ये बी को ए की और ए को बी की असाइन हो चुकी है। अब इधर आके चेक करते हैं जी, बिल्कुल इधर भी हो चुकी है जी, इधर भी असाइन हो चुकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई रेफरेंस भेज दें या बाई पॉइंटर भेजें, फंक्शन के अंदर जो ओरिजिनल वेरिएबल्स होंगी जो कि कॉलिंग प्रोग्राम से, ये कॉलिंग फंक्शन है, कॉलिंग फंक्शन ये जिस फंक्शन से हम कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग फंक्शन से जो ओरिजिनल वेरिएबल पास होगी उसी के ऊपर काम होगा और वो फंक्शन चाहे कहीं पे भी पड़ा है, लेकिन जो मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल है ओरिजिनल उसके ऊपर सारा ऑपरेशन होगा और उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो ये तो टॉपिक था जी पासिंग पॉइंटर वेरिएबल टू फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं जी, हम देखते हैं कि नल पॉइंटर्स क्या होते हैं। इसको कमिट कर देते हैं जी और अब हम चलते हैं नल पॉइंटर की तरफ। इसको भी कमिट कर देते हैं ताकि आपको इससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं। नल पॉइंटर्स देखें, अगर आपने डेटाबेस के ऊपर काम किया है या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम किया है, जावास्क्रिप्ट में काम किया है, तो वहाँ पे ना एक वैल्यू एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नल। देखें नल कोई वैल्यू नहीं है बल्कि यूँ कह लें कि एक अनडिफाइंड कोई चीज़ है या नथिंग है कोई चीज़ और ये वैल्यू नहीं है। तो पॉइंटर्स को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम नल लेबल बना सकते हैं और उसके दो तरीके हैं, या तो उसको ज़ीरो असाइन करते हैं या उसको नल डायरेक्ट असाइन कर देते हैं। इन दोनों केसेस में ये नल लेबल पॉइंटर बन जाता है। और कैसे, इसको हम ये देखें, अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये वेरिएबल ये क्रिएट हो गया जी। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसको अगर मैं चेक करूं, एक सेकेंड,
जी ठीक है। अब हालांकि पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़ीरो या नल दे दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये देखें, ये भी ज़ीरो आ गया और ये भी ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके अंदर एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं और नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नल वैल्यू जो है आपके पास, जो एक आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप अनडिफाइंड कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि नथिंग है। और वो भाई जो डेटाबेसेस जिस तरह एसक्यूएल सर्वर के ऊपर काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, तो उनकी जो डेटाबेसेस के अंदर वैल्यूज़ हैं वो भी जब आप कोई फील्ड क्रिएट करते हैं तो वो भी नल लेबल हो सकती है या नॉट नल लेबल हो सकती है। तो ये वही कंसेप्ट है कि पॉइंटर्स को भी हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है पॉइंटर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना। इसमें एक इंक्रीमेंट का ऑपरेशन कर सकते हैं, डिक्रीमेंट का कर सकते हैं, प्लस का कर सकते हैं, माइनस का कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन जो है कैसे होते हैं ये देखें जी। ये मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है n, जिसको वैल्यू 4 असाइन हो गई है। मेरे पास दो पॉइंटर वेरिएबल आ गई हैं, ptr1 ptr2, ठीक है जी। और ये किसको पॉइंट कर रही हैं? इंटीजर को पॉइंट कर रही हैं। अब इसका एड्रेस मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है, किस वेरिएबल का? n का, और इसको डिस्प्ले कर लूँगा। ये देखें नीचे मेरे पास ये वाला एड्रेस आ गया। ये किसका एड्रेस है? ये बेसिकली इस वेरिएबल का है जो कि हमने स्टोर कर दिया पॉइंटर वेरिएबल ptr1 के अंदर। अब मैं अगर इसको प्लस कर दूँगा तो आप रिकॉल करें कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया था आम वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे इंटीजर n है या कोई और वेरिएबल है, तो ये क्या करता था? ये +1 करता था। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि ये क्या करता है। इसको मैंने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद अब मैं सी आउट किया तो ये देखें, ये तो वैल्यू कोई डिफरेंट आ गई है, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि सबसे पहले वो जी चेक करता है, जब इंक्रीमेंट होगा पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, या ये तो कोई, ये तो वैल्यू तो नहीं है ना, ये एड्रेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए इसका तरीक़ेकार ये है कि वो पहले चेक करेगा कि वो जो वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट कर रही है? इंटीजर को, ठीक है जी। अब इंटीजर वेरिएबल का फिर वो जाके चेक करेगा कि वो इंटीजर कितने बाइट लेता है? जी 4 बाइट लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका हेक्सा, जो उसका एड्रेस होगा, एड्रेस के अंदर 4 बाइट्स का इजाफा कर देगा। और यही वजह है कि अगर आप ये वाला हेक्साडेसिमल में अगर आप 4 बाइट ऐड करें तो ये आना चाहिए। अब आप कहेंगे जी कि ये मैं कैसे चेक करूं? तो उसका बड़ा आसान सा हल है जी, और वो हल ये है कि आप कैलकुलेटर ओपन करें। कैलकुलेटर में जाके आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब ये स्टैंडर्ड आ गया, ये विंडोज स्टैंड के ऊपर मैं बैठा हूँ और उसके ऊपर ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, ताकि आपको हेक्साडेसिमल के ऊपर, चूँकि कंप्यूटर के अंदर आप ये जब काम करेंगे C++ में, तो अक्सर आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसको आपने, ये देखें, जब आपका ओपन होगा तो ऐसे ओपन होगा कैलकुलेटर, आपने इसे फुल व्यू में ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये नेविगेशन ओपन कर लेनी है। इसमें देखें ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ गई हैं, आपने प्रोग्रामिंग वाली ऑप्शन पे जाना है। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम भी आ गया, डेसिमल भी आ गया, ऑक्टेट वाला भी आ गया, बाइनरी वाला भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब ये मेरे पास इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ये मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और कैलकुलेटर में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया जी हेक्साडेसिमल, ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ डेसिमल के अंदर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई डेसिमल, ठीक है जी। अब देखिएगा, इसमें जो मैं कह रहा था कि 4 बाइट्स उसके होने चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूँ +4। ये मेरे पास डेसिमल के अंदर वैल्यू आ गई है।
अब डेसिमल से वापस मैं हेक्साडेसिमल प्रेस करूंगा तो ये उसका हेक्साडेसिमल आ जाएगा। तो मेरे भाई जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C+ प्रोग्रामिंग के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है पॉइंटर के ऊपर क्या काम करता है, वो उसके एड्रेस में ऐड करता है। अब मैंने जो ही और एड्रेस कैसे ऐड करेगा, आम वेरिएबल में तो 1 का इजाफा हो जाता है या 1 की कमी हो जाती है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाता है, डिक्रीमेंट, लेकिन ये एड्रेस इंक्रीमेंट होना है। तो एड्रेस इंक्रीमेंट होने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो ये चेक करेगा कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसको पॉइंट इंट को कर रही है। फिर वो चेक करेगा कि इंट कितना साइज लेता है, 4 लेता है जी, 4 बाइट। तो वो उस एड्रेस के अंदर 4 बाइट का इजाफा करेगा। यही वजह है कि नीचे जो हमारे पास ये एड्रेस था, इसमें जब 4 का इजाफा हुआ तो मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया कि B2 24 F1F फिर F670। तो ये देखें, ये आपके पास वही एड्रेस कैलकुलेट होके आ गया। मेरा ख्याल में ये बड़ी यूज़फुल चीज़ होगी जो आपको काम आएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अब इसी तरह अब इसको अगर मैं माइनस कर दूं फिर प्रिंट करूं तो ये देखें, ये वापस एड्रेस यानी कि -4 हो गया। और -4 कैसे हुआ है, ये भी वैसे हुआ है। सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल लेगा, उसका देखेगा किसको पॉइंट कर रहा है और उसका देखेगा कि कितने बाइट्स लेता है, 4 लेता है जी। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसमें से 4 बाइट्स यानी कि हेक्साडेसिमल 4 माइनस कर दिए जाएँ तो जो रिज़ल्ट आएगा वो वापस इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इस वजह से ये इसने अब ये स्टोर कर दिया। अच्छा जी, अब इससे आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि ये तो चले हमने एक माइनस कर लिया, एक प्लस कर लिया। अब अगर मैं उसके अंदर एडिशन करता हूँ कुछ डिजिट्स की, फ़र्ज़ किया मैं ये 3 कर दिया, तो जब मैं इसको करूँगा तो फिर क्या करेगा जी, फिर भी वो यही करेगा। सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल देखेगा कि पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट कर रही है जी, इंटीजर को कर रही है। इंटीजर कितने बाइट्स लेता है जी, 4 बाइट्स लेता है। तो भाई ये 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जाके इसमें ऐड करो। तो 4 × 3 12 जब ऐड करेंगे तो जो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इसमें शो होएगा। और ये भी आप जिस तरह कैलकुलेटर मैंने आपको अभी यूज़ करके दिखाया उसमें जाके ये वेरीफाई आप कर सकते हैं। ये देखें, अब ये जब मैंने ऐड किया तो ये रिज़ल्ट आया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको -3 करता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ तो वापस जो ओरिजिनल थी वेरिएबल वो वापस हो गई है। ये तो था जी आपके पास। उम्मीद है कि बहुत अच्छे अंदाज में और आपको पूरा वेरीफाई करके यहाँ पे और बताया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो भाई वीडियो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको फ़ायदा दे रही है तो फिर भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, ताकि इससे अच्छी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सकें आसानी से। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। आगे है जी पॉइंटर्स एंड अरेज। सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी जो अरेज के बारे में पढ़ा हुआ कि जी ये अरे जब इनिशलाइज करते हैं तो उसके आइटम्स होते हैं और उसकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होती है और उसकी टोटल जो लेंथ होती है -1 कर लें तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होता है वो निकल आता है। और जब हम अरे को एक्सेस करते हैं तो क्या करते हैं कि उस इंडेक्स नंबर देते हैं और एक्सेस कर लेते हैं। ये क्विकली मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखें, ये इसका 0 इंडेक्स पे 30 है जी और उससे अगले इंडेक्स पे 40 50 70 और सो ऑन, ख़त्म हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने आपको उससे आगे एक और काम किया है। मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है, इंटीजर जो पॉइंट कर रही है इंटीजर, इस वजह से नाम भी उसका ये PTR इंट रख दिया है कि पॉइंटर टू इंट है। और उसके अंदर अब ये देखें, एक तो यहाँ पे फ़र्क आ गया नीचे वाली स्टेटमेंट में कि जब आप कोई एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते थे तो एंड लगाते थे, लेकिन चूंकि ऑलरेडी जो अरे है वो बजाते खुद एक पॉइंटर है तो इस वजह से हमने क्या किया कि उसको डायरेक्ट दिया, एंड साइन लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें एड्रेस आ गया अरे का। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस करने का तरीक़ेकार ये है जी कि आप उसी तरह लूप लगाएंगे
और जिस तरह हम ये स्टैरिक ऑपरेटर किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ये स्टैरिक लगाते थे, इसी तरह स्टैरिक लगाएंगे और स्टैरिक लगाने के बाद अब हम ये पॉइंटर, अब ये देखें कि ये आपके पास अरे थी, लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। और पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस कर रहा हूँ कि ये वाला जो अरे था मैंने इस पॉइंटर को असाइन कर दिया है और इसको अब मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। ओहो, ये जो 30 आ गया जी। अच्छा, अब 30 आ गया, उसके बाद अब नेक्स्ट में प्रिंट करता हूँ जी, 40 आ गया। तो ये कैसे हो रहा है? हालांकि ये तो एड्रेस है, ये वैल्यू कैसे आ रही है? और वो भी अगर मैं इसे +1 करूं तो भाई ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि प्लस का क्या मतलब होता है। प्लस का मतलब ये होता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल जाके चेक करेगा कि किसको पॉइंट कर रहे हैं, एंड को, कितने साइज़ का, 4 बाइट का, तो ये उसके अंदर 4 बाइट एड्रेस इजाफा कर दे। तो ये भी उसी तरह अरे के अंदर बाइट्स का इजाफा करके उसको प्रिंट कर रहा है। और ये चेक कर रहा है कि ये इंटीजर टाइप की एक अरे थी, तो इंटीजर में 4 बाइट्स, तो इसका मतलब हर प्लस के साथ 4 ऐड होंगे और इस तरह से ये प्रिंट होगा। तो ये तो था जी आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि पॉइंटर्स को मेमोरी किस तरह एलोकेट होती है, साइज़ किस तरह चेक करते हैं, पासिंग पॉइंटर वेरिएबल तो फंक्शन कैसे करते हैं, नल पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर अरेज। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल इसमें बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।